नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारी साथी स्नेहा और हमारी तरफ से स्वागत है स्नेहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आज फिर आने के लिए। डॉक्टर अनुराग हमारे साथ होंगे और ये स्पेशल बुलेटिन कोरोना का है क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं, राहत देने वाली खबरें स्नेहा। और वो खबर ये है कि दिल्ली मुंबई में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि हमें अच्छा क्यों लग रहा है और कितने कम हो रहे हैं। उससे पहले एक अपडेट जल्दी से दे देते हैं हम। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 2,58,079 केस आए, 89 केस आए और ये कल के मुकाबले कम हैं। देखिए स्नेहा, कल 2,71,202 थे और आज कम हो गए, लेकिन डेथ्स बढ़ गई हैं। कल डेथ्स 314 थी, आज 385 हो गई हैं। संक्रमण दर बढ़ गई है, कल 16.28% था और आज ये 19.65% हो चुका है। तो अंदाज़ा लगाइए आप कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं तो डेथ्स बढ़ क्यों रही हैं, मौतें ज़्यादा क्यों हो रही हैं और कोरोना के केसेस में क्या वाकई कमी आ रही है या नहीं आ रही। दुनिया पर जल्दी से नज़र डालें, उसके बाद स्नेहा से हम रिएक्शन लेंगे। महाराष्ट्र सबसे पहले, कल 42,462 थे और आज महाराष्ट्र में बढ़ चुके हैं केसेस और ये विभिन्न राज्यों में 5 जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित, उनमें भी बदलाव हुआ है। दिल्ली में भी 2,000 के लगभग केसेस हुए हैं, आज कम हुए। कल 20,718, आज 18,000 हो गए। केरल में बढ़ गए हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं। महाराष्ट्र का एक बार और चाहेंगे कि एक बार महाराष्ट्र का डेटा दिखा दें, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली में सबसे कम है। महाराष्ट्र हम जल्दी से आपको दिखा दें, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। ग्राफ कहाँ गिर रहा है, मुंबई में ग्राफ गिर रहा है। ये देखिए 13 जनवरी को टेस्ट इतने हुए और केसेस इतने आए और 16 जनवरी को 57,534 टेस्ट होते हैं, 7,985 केसेस आते हैं। तो ये तो वाकई राहत की बात है। ठीक है स्नेहा, कोरोना बहुत ज़्यादा डरा रहा था। हालांकि अभी भी 2.5 लाख से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में केसेस हैं, लेकिन आप मुंबई और दिल्ली, बेसिकली ये 2 महानगर, इनकी बात हम कर रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जी पहले बात तो सही, ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं क्योंकि अभी केसेस ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अभी भी दिल्ली के आंकड़े आए हैं और मैं आपको बता दूं ये अभी ही आए हैं। आज दिल्ली में घटते कोरोना वायरस के आज केवल पॉजिटिव केसेस 12,000 है, 12,527। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी और व्यूवर्स को भी बोलना चाहूँगी कि ये ज़रूर ध्यान दें कि हम एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर सरकार कह रही है कि आप ज़्यादा टेस्टिंग ना करें, टेस्टिंग किट्स को इस तरह से यूज़ ना करें, इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना करें। और इसलिए अभी हमें नंबर्स को नहीं देखना चाहिए, हमें 2 चीज़ों को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कितनी मौतें हो रही हैं। और दिल्ली में आज के दिन में बता दूं, जी बिल्कुल 203 मौतें दिल्ली में हुई है पिछले 24 घंटे में। लेकिन इस 24 घंटों में 24 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन डेथ्स इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिविटी रेट अगर दिल्ली में देखा जाए तो वो 28% है। मतलब अगर आप 28 से 30 के बीच में ये रेंज करता है, तो अगर 100 लोग टेस्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कम से कम 30 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो आप आंकड़ों को ना देखें, और ये मुंबई में भी अप्लाई करते हैं। आप टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को ज़रूर देखें इस समय, और आप डेथ्स को भी देखें, आप हॉस्पिटलाइजेशंस के डेटा को देखें। ये एक बेटर इंडिकेटर होगा कि कितने डेथ्स हैं, कैसे ये पीक है, कैसे केसेस जा रहे हैं। डेली न्यू कोविड केसेस कोई पैरामीटर अभी हो ही नहीं सकती अगर आप गिनेंगे नहीं, अगर आप चूज़ नहीं करेंगे कि आपको किसको टेस्ट करना है, और अगर आप लिमिटेड सिलेक्टिव टेस्टिंग, पर्पसिव टेस्टिंग करेंगे, तो बिल्कुल आप उन आंकड़ों को आप देख ही नहीं सकते और गेज नहीं कर सकते उससे कि कोरोना का जो वेव है वो फ्लैटन हो गया है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रसाद, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अनुराग, स्नेहा भी हमारे साथ हैं, हम दोनों आपसे सवाल पूछेंगे। ये मुंबई और दिल्ली में जो केसेस कम हो रहे हैं, डॉक्टर अनुराग, हम तो खुश हो रहे थे, लेकिन स्नेहा ने तो कुछ और ही कर दिया। ये तो डरा रही है कि ज़्यादा खुश मत होइए, टेस्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए केसेस कम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनुराग, क्या हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं?
डॉक्टर अनुराग, हेलो, कैन यू हियर मी सर? नो? हेलो, हाँ, हमारी आवाज आ रही है डॉक्टर अनुराग? स्नेहा, कनेक्ट करें हम डॉक्टर अनुराग को। उससे पहले आपसे एक रिएक्शन और, ये जो केसेस आपने बताया कि इसे हमें दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि स्थितियों में कोई बदलाव नहीं है और हम जो थोड़ा सा खुश हो रहे थे, जो राहत हमें मिल रही थी, वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखें, अगर आप गिनेंगे नहीं और आपके पॉजिटिव नंबर्स अगर कम होते जाएंगे, अगर आपकी पॉजिटिविटी रेट में गिराव है, जैसे कि एक समय था 2 महीने पहले कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट था 0.01%। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अभी होगा, अगले हफ्ते होगा, लेकिन अगर ये घटेगा, पॉजिटिविटी रेट 30 से 20 होगा या 15 और 10 होगा, 5 होगा, तब आप बोल सकते हैं कि आप सेफ जोन में। मैं ये बोलना चाहूँगी सईद आपको कि WHO का ये मानना है कि अगर 5 के नीचे पॉजिटिविटी रेट हो तो अब हम ये सेफली कह सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन 5 से ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी हो तब हम बिल्कुल आउट ऑफ द वुड्स नहीं हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, और ये हमारे इंडिया टुडे की DIU टीम का डेटा है, जहाँ से मैं पढ़ूंगी, डेटा इंटेलिजेंस यूनिट, जी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट से 313 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर वीकली पॉजिटिविटी रेट अभी 10% से ज़्यादा है। WHO का मैंडेट था 5 से कम, लेकिन यहाँ पर 10% से ज़्यादा है और ये बड़ा है। 5 दिन पहले 170 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 10 से ज़्यादा था, और अभी 313 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 10 से ज़्यादा, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया है और डिस्ट्रिक्ट्स डबल हो गए हैं। और ये दिखाता है कि जो इन्फेक्शन है वो फैल ही नहीं रहा है, वो तेज़ी से फैल रहा है और वो पॉजिटिविटी रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। दिल्ली में जैसे कि मैंने कहा 12,000 केस इसलिए दिखते हैं क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट को देखिए वो ऑलमोस्ट 30% है। और ये राहत की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मौतें हो रही हैं, ओमिक्रॉन के रिलेशन में है या वो डेल्टा वेव भी लिंगर कर रहा है, ये अभी पता करना मुश्किल है। लेकिन इसके लिए भी सरकार ने ये कहा है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो होगी, अभी वो स्ट्रैटेजी हल्की बदली जाएगी। जीनोमिक सीक्वेंसिंग हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स पे होगी और जो जिनकी डेथ हुई है कोविड की वजह से उन पर होगी। तो सही, इससे ये पता चल जाएगा कि ओमिक्रॉन की वजह से कितने लोग अस्पताल में हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ओमिक्रॉन की वजह से जिनकी मौत हुई है। ये एक बेटर पिक्चर देगा ओमिक्रॉन की सिवियरिटी को लेके। ठीक है डॉक्टर अनुराग, क्या अब आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? समथिंग इज रॉन्ग सीरियसली। डॉक्टर अनुराग, नो ठीक है। स्नेहा, डॉक्टर अनुराग से हमारी बात नहीं हो पा रही है अभी, जैसे ही कनेक्ट होता है हम उनका रिएक्शन भी लेंगे। ऐसे में हम क्या करें? वो जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको उसी तरह से पालन करें, या जो हमने थोड़ा सा हमारा कैजुअल अप्रोच हो गया था कि अब तो केसेस कम हो रहे हैं, अब तो ये एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है, हम इस एटीट्यूड पर काम करें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंडेमिक जब ये होगा तब वो होगा, लेकिन जब तक हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं और इंडिया के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं करेंगे या करना चाहेंगे और कर नहीं पाएंगे, ओमिक्रॉन भी म्यूटेट होगा और फर्दर म्यूटेट होगा, और हो सकता है कि इस समय जो डेंजरस सिवियर इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा है वो शायद जाके आगे चल के सिवियर इन्फेक्शन कॉज करे। ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, प्रोटोकॉल कंटिन्यू होना चाहिए। ICMR की अपने वजह थी सईद, RT-PCR टेस्टिंग कम कराने के लिए। वर्ल्ड ओवर पर्पस ऑफ टेस्टिंग की बात हो रही है, हर कोई हमेशा RT-PCR टेस्ट ना कराए, लेकिन अगर ये मैसेजिंग गलत जाता है तो सरकार को वो मैसेजिंग में फोकस करना पड़ेगा कि देखिए 12,000 केसेस हैं, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जो RT-PCR टेस्टिंग में काउंट नहीं हुए हैं, तो इससे आप मल्टीप्लाई करिए 5 टाइम्स और रियलिटी में इतने केसेस हैं और आपको अभी भी प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। डॉक्टर अनुराग, स्नेहा बहुत गंभीर बात यहाँ पर बता रही है। मल्टीप्लाई अप्लाई करने के लिए कह रही हैं कि 5 टाइम्स कर लीजिए, आप केसेस उतने हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो डेटा दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है डॉक्टर अनुराग कि केसेस कम हो रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई कम हो रहे हैं या कुछ और कारण?
नहीं, एक्चुअली हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग देखनी होगी। जैसा कि बोला जा रहा है ओमिक्रॉन, WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। एंड क्यों बोला था? क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा से 2 टाइम्स ज्यादा थी एंड फर्स्ट वेरिएंट से 70 टाइम्स ज्यादा थी। ऑफ कोर्स ये डेंजरस बहुत है ये वायरस, लेकिन हुआ क्या है, जरा बैक में चले एंड देखें वेव 1 एंड वेव 2। वेव 1 एंड वेव 2 में ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गए थे। कुछ एसिम्टोमेटिक रहे, कुछ में माइल्ड सिम्टम्स था, जस्ट कफ एंड कोल्ड फीवर होकर चला गया। कुछ लोग सीवियरली इल थे एंड सेकंड वेव में देखने को मिला ही था आपको कितनी सीवियरिटी बड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। अब जहां तक इस ओमिक्रॉन का सवाल है, चूंकि फर्स्ट एंड सेकंड वेव में लोगों के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनने लगी, ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट कर रख रहा है ओमिक्रॉन को। प्लस एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ भारतवर्ष में, क्योंकि टीकाकरण इतना फास्ट, इतनी अच्छे से चली है यहाँ पे कि टीकाकरण के वजह से भी कुछ लोग और प्रोटेक्टेड हो गए, एडिशनल प्रोटेक्शन हमारे पास आ गया। इसलिए आज के डेट में ओमिक्रॉन का इफेक्ट इतना दिख नहीं रहा है। अदरवाइज ओमिक्रॉन ओरिजिनली अगर आप देखो, कंपेयर करो तो हाईली डेंजरस था। जहां तक रह गई आपकी ये टेस्टिंग की बातें, नंबर ऑफ केसेस की बातें, ऑफ कोर्स चूंकि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज अच्छी खासी बनी हुई है लोगों के अंदर, इसलिए अभी ओमिक्रॉन का इफेक्ट बहुत नहीं नजर आ रहा है। प्लस आरटीपीसीआर ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट है। डॉक्टर अनुराग, 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मार्च से वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। आप इसे कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? ये हमारे बच्चों को बचाने में कितना मददगार सिद्ध होगा ये ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव? ये वैक्सीनेशन ड्राइव का ही कमाल है, जिसके वजह से ये थर्ड वेव की तरह दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड वेव में लॉकडाउन भी प्रॉपरली लगी थी एंड बच्चे खासकर घर में आइसोलेटेड थे, स्कूल्स नहीं जा रहे, मॉल्स नहीं जा रहे, बाहर मार्केटिंग नहीं जा रहे, शॉपिंग में नहीं जा रहे, रोड पे नहीं जा रहे। इसके वजह से लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत अफेक्ट नहीं हुए थे बच्चे। बट इस बार अगर वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा रहा, बच्चों में अगर 14 to 17 कारगर रहा, तो आगे चलकर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। जी बिल्कुल। आज एनके अरोड़ा ने ये कंफर्म किया है कि 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इस समय सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ऐसी वैक्सीन है जो कि डॉक्टर प्रसाद, जो कि जिसे अप्रूवल मिल चुका है सितंबर पिछले साल में, ज़ाइकोव-डी को अप्रूवल मिला था, लेकिन इस वैक्सीन का रोल आउट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और जी और 2 साल के ऊपर के बच्चों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सिन ने ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन अभी भी वो वैक्सीनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है 2 साल के बच्चों में। आपको लगता है कि इंडिया इस समय ये कॉशियस अप्रोच क्यों ले रहा है वैक्सीनेशन को लेके? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला है, ज़ाइकोव-डी को पहले ही 12 इयर्स के पहले इमरजेंसी, 12 इयर्स के बाद इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया था एंड इसी तरीके से कोवैक्सिन को भी 2 इयर्स अबव के बच्चों में इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि आप जस्ट अनुमान लगाओ, अगर 2 ईयर से लेकर 18 ईयर्स का गेट अभी खोल दिया जाएगा तो भगदड़ सी मच जाएगी एंड मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, खासकर बच्चों के केसेस में। आपको भी पता है कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप उठा रहा है। पहले इन्होंने खोला है 15 to 18 ईयर्स का विंडो, ताकि कुछ लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। इसके बाद ये खोलने जा रहे हैं 12 to 15 ईयर्स का विंडो। तो इससे क्या होगा, एक इंस्टॉलमेंट में बच्चों को लगना शुरू होगा, पेरेंट्स भी यहाँ पे हैवॉक नहीं क्रिएट करेंगे, कोई पैनिक वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं आएगी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का ये स्टेप बिल्कुल सही है, इसी तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। जी डॉक्टर प्रसाद, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, इनिशियली हम ये डिस्कस कर रहे थे जब व्हेन वी वर नॉट बीइंग एबल टू गेट थ्रू यू। डॉक्टर प्रसाद, ये बहुत सारे ऐसे लोग इस पे बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं नंबर्स पे, हमें प्लीज़ एक्सप्लेन करिए इस समय नंबर्स को देखना क्यों नहीं ज़रूरी है और पॉजिटिविटी रेट को देखना ज़्यादा ज़रूरी है और हॉस्पिटलाइजेशंस को देखना बहुत ज़रूरी क्यों है? जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो स्ट्रैटेजी इंडिया की है उस पर चेंज आएगा। गवर्नमेंट को इस समय जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऐसे लोगों पे करना है जो अस्पताल में है और जिनकी मौत हो रही है। इससे हमें लार्जर पिक्चर हमारे सामने आएगा कि कितने ऐसे सारे लोग हैं जो ओमिक्रॉन से सिवियर इन्फेक्शन से उनको सिवियर इन्फेक्शन हो जा रहा है, जिनकी मौत हो जा रही है।
यस, आपने ये बिल्कुल ठीक बोला है। जीनोम सीक्वेंसिंग पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा जोर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास आरटीपीसीआर से केवल ये कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ हमें कोविड-19 है या नहीं है, लेकिन कोविड-19 के ऊपर आके कौन सा स्ट्रेन है, ये डेल्टा है, डेल्टा प्लस है या ओमिक्रॉन है, इसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ और लैब्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। एंड कुछ फ्रीडम भी पेरेंट्स को एंड डॉक्टर्स के हाथ में होनी चाहिए, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेज सके, अप्रूवल ले सके। तो अभी क्या हो रहा है, जो लोग सीरियसली इल हैं, क्रिटिकली इल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जिनको आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ रही है, ऑफकोर्स वहां पे तो सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, बट आप देखोगे जनरल पॉपुलेशन में अभी ये असेस मिल नहीं पाया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ताकि एक हमारे पास भी डेटा अवेलेबल हो पाए कि हाँ ये कौन सा स्ट्रेन है जिसकी वजह से सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। क्या ये वही डेल्टा तो नहीं है जिसकी वजह से सीवियर कंडीशन देखने को मिल रहा है, या ये ओमिक्रॉन का इफेक्ट है जिसकी वजह से आज फिर से आईसीयू में पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। जी डॉक्टर प्रसाद, मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपसे बातचीत करते करते कुछ ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है एंटीजन टेस्टिंग को लेके। एक ऐसी फ्रेंड ने अभी मुझे मैसेज किया है कि मेरी फ्रेंड पॉजिटिव थी, होम टेस्ट किट में एंटीजन उसने किया, लेकिन आरटीपीसीआर में वो नेगेटिव आई। ऐसे में क्या करें? मेरे हिसाब से तो आरटीपीसीआर रिपीट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जहां तक RAT का सवाल है, RAT मीन्स रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट वहां ठीक है जहां पे क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पास कोई और सुविधा अवेलेबल नहीं है एंड आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो एंड आप हाईली सस्पिशन के घेरे में हो कि हाँ आपको भी कोविड-19 हो सकता है, आप में सिम्टम्स डेवलप करना शुरू हो गया है, सर्दी जुकाम खांसी थोड़ी फीवर आनी शुरू हो गई, ठीक है, आप रैट कर देख लो, अगर रैट पॉजिटिव आया तो मान कर चले पॉजिटिव आप हो सकते हैं, फिर भी यहाँ पे हमें आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है, क्योंकि आरटीपीसीआर कंफर्मेटरी है, RAT कंफर्मेटरी नहीं है। सेकेंड सिचुएशन जहां पे उन्होंने बोला कि हाँ हमारा RAT पॉजिटिव आया था, लेकिन जब हमने RT-PCR कराया तो ये नेगेटिव आ गया। ऑफ कोर्स बहुत सारा केसेस है जहां पे फॉल्स पॉजिटिविटी हमें मिलता है RAT में। कहने का मतलब कि आप पॉजिटिव नहीं हो, स्टिल आप पॉजिटिव दिखाए जाते हो RAT के अंदर। तो यहाँ भी हमें चाहिए RT-PCR कराना कंफर्मेशन के लिए कि हाँ रियल में आपको कोविड-19 है या नहीं। तो अगर RT-PCR नेगेटिव है तो मान के चलें कि आप कोविड-19 नहीं है आपको, अगर RT-PCR पॉजिटिव है दैट इज कंफर्मेटरी। हाँ, अगर आप कुछ दिनों में सिम्टम्स डेवलप कर ले रहे हो, आपको लग रहा है आप फिर से हाईली सस्पिशन वाले घेरे में आ जा रहे हो सिम्टम्स के आधार पे, तो आपको सेकंड RT-PCR भी करा लेना चाहिए। थर्ड वेव आप इसे मानते हैं डॉक्टर प्रसाद, या हमें उसे अभी एक्सपीरियंस करना है आने वाले दिनों में, और कब पीक थर्ड वेव का पीक? मैंने आपको थर्ड वेव का पीक सर, स्पेशली मुंबई और दिल्ली में। यस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, थर्ड वेव जैसा ही है ये, थर्ड वेव जैसा इसलिए हमें नहीं लग रहा है। नहीं, थर्ड वेव का पीक, थर्ड वेव तो चल रही है सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रसाद, एक ये भी आप लोग एक्सपर्ट्स डॉक्टर से कह रहे थे कि अभी हमें पीक भी देखना है, और पीक हम देखेंगे तो 7-8 लाख पर डे, और उसके अलावा देश भर में 14 से 15 लाख पर डे केसेस। यस, तो पीक अभी आने वाला ही है, हम लोगों को जस्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी है। कोविड हेल्थ बिहेवियर जितने भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है फॉलो करना है, क्योंकि फरवरी मिड होते होते आप देख लेंगे दिल्ली में भी एंड महाराष्ट्र में भी हम लोग पीक की ओर बढ़ेंगे, मिड ऑफ फरवरी होते होते। डॉक्टर प्रसाद, आपने कहा कि हम देखेंगे, और इससे ये मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी से ऑफिस में अभी मिली हूँ जो कि सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड थी और अभी दिस वेव में ओमिक्रॉन वेव में भी इन्फेक्टेड रही है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, ये एक स्टडी, एक रिपोर्ट दिखाता है, एंड अप टू 87% ऐसे लोग हैं जिनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस है। तो मतलब ये एक नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगा कि प्रीवियस इन्फेक्शन या डबल वैक्सीनेशन, तीसरा डोज आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ओमिक्रॉन इतने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस करता है, आपको लगता है कि ऐसे में ये इन्फेक्शन या ये वेव थोड़ा लिंगर ऑन करेगा?
यस, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से बहुत हो रहा है, क्योंकि जो लोग डबली वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी देखने को मिला है, जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में उनको भी देखने को मिल रहा है। इवन हमारे क्लिनिक्स में ओपीडी में थर्ड टाइम भी हमने पेशेंट्स को देखा है जो फर्स्ट वेव में इन्वॉल्व थे, सेकेंड में भी इन्वॉल्व हुए थे और आज थर्ड वेव में भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो ठीक है, आपने सही बोला, लिंगर ऑन कर सकता है, ये थोड़ा सा लिमिटिंग हो सकती है इस थर्ड वेव की, लेकिन अच्छी बात यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि चूंकि फर्स्ट एंड सेकंड वेव के वजह से एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन प्लस वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन होने की वजह से ओमिक्रॉन में थोड़ा सा इफेक्ट वाइज कम आया है, सिवियरिटी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, बट ये लिंगरिंग हो सकती है। जी जी सही, पूछिए। विदेश थोड़ा सा स्नेहा, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, यूएस से हम प्रभावित हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से, साउथ अफ्रीका में और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं डॉक्टर प्रसाद, जहां पर अब ये कहा गया है कि मास्क, जैसे फ्रांस में, पेरिस में कहा गया कि मास्क आप निकाल दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप भूल जाइए और आप अपनी दिनचर्या को जारी रखिए। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए या इससे हमें डरना चाहिए? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ी, क्योंकि उन लोगों की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, ऑफ कोर्स आप देखेंगे डेटा उठाकर तो 90 to 95% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी। प्लस जहां तक मास्क का सवाल है, आपने भी देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मोर इंपॉर्टेंट है देन मास्क। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं तो मास्क थोड़ा ना भी पहने, थोड़ा कम भी पहने तो चलेगा, लेकिन जहां तक हमारे पॉपुलेशन की सवाल है, भारतवर्ष में हमारी पॉपुलेशन काफी डेंस है एंड ये 6 फीट मेंटेन करना प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो संभव नहीं है। ट्रेन स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे, एयरपोर्ट पे, मॉल्स में, रोड पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो पॉलिसी इतनी जल्दी लानी कि मास्क हटा दिया जाए एंड फ्रीडम दे दिया जाए, जरा सा मुश्किल लग रहा है। जी डॉक्टर प्रसाद, करीब 4 या 5 महीने पहले यूएस सीडीसी ने गाइडलाइन जारी किया था कि अगर आप इंडोर्स और फुल्ली वैक्सीनेटेड और मास्क ना पहने, वही सीडीसी आज कह रही है कि बच्चों को भी, 2-3 साल के बच्चों को भी मास्क स्कूल के अंदर पहनना चाहिए। ये दिखाता है कि कंट्रीज जहां पर वैक्सीनेशन रेट्स हाई हैं, अमेरिका जैसे कंट्रीज, वहां पर एक लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, हमारे गवर्नमेंट का एक मैसेजिंग कांस्टेंट रहा है सईद कि आप कुछ भी हो जाए मास्क ना उतारें। बिल्कुल, उतारना भी नहीं चाहिए, हम भी बार बार कह रहे हैं आपसे। जी बिल्कुल, सीडीसी ने 4 महीने पहले लोगों से कहा मास्क उतार दो, इंडोर सेटिंग्स में हो और फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। इंडिया ने पिछले 2 सालों में ऐसा कभी भी नहीं कहा, और वही सीडीसी बस 3 दिन पहले एक रिपोर्ट लेके आई है जो कि कह रही है अब तो आप N95 पहनिए, क्लॉथ मास्क और सर्जिकल मास्क भी ना पहने, आप तो N95 ही पहने। तो ये फ्लिप फ्लॉप दिखता है डॉक्टर प्रसाद उनके अप्रोच में विज़िवी हमारे अप्रोच में, जो फैली कंसिस्टेंट रहा है। यस, ये जो सीडीसी गाइडलाइंस बनती हैं जनरली ये यूएस पॉपुलेशन बेस्ड होती है एंड सीडीसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल जितनी भी हैं ये वहां के पॉपुलेशन को देखते हुए पॉलिसी बनाती हैं एंड वो जारी करती हैं अपने डेटा। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो हम लोग WHO को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, एंड आपने बिल्कुल सही बोला है, 4 मंथ पहले ये डिबेट आया था WHO वर्सेस सीडीसी। सीडीसी ने बोला था मास्क उतारो, WHO ने बोला था मास्क मत उतारो, एंड काफी डिबेट का वो रहा था उस समय। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीडीसी ने भी फाइनली मान लिया, WHO को फॉलो कर लिया कि जी हाँ मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के डेट में बच्चों को भी वो रिकमेंड कर रहे हैं मोर देन 2 इयर्स ऑफ एज कि आप मास्क लगाएं। तो आज हमें भी यहाँ भारतवर्ष में हमें भी फॉलो करना होगा ये मास्क वाली पॉलिसी, एंड WHO जो गाइडलाइन बना रही है हमें उन्हें इसलिए फॉलो करने की। जी डॉक्टर प्रसाद, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्नेहा, धन्यवाद, क्योंकि आज वीक की शुरुआत है, मंडे है, तो हम चाहेंगे कि पूरा हफ्ता आप ज़रूर आएँ प्लीज़, और क्योंकि
आपके पास डेटा है, आप अपनी रिपोर्ट्स फाइल कर रही हैं, वो सारी रिपोर्ट्स अगर आप बताती हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता। हम थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे थे कि मुंबई दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं, ये आपका आंकड़े मेरे सामने हैं, देख लीजिए, और ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्नेहा, बहुत ख्याल रखिएगा। और आप ये इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ओमिक्रॉन चला गया है, केसेस कम हो रहे हैं। ये आंकड़े हैं, आंकड़ों का क्या। हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति हमारे देश में कोरोना संक्रमित न हो, और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों के अलावा आपकी और हमारी है। मास्क पहनिए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन कीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।